हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आई एम नीरू। ओके, मेरा नाम नीरू है और आज मैं आपको यहाँ पर CUET UG इंग्लिश इंग्लिश का एक पेपर आपके लिए कराने वाली हूँ। एंड दिस पेपर वाज कंडक्टेड ऑन 22 मई 2023। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको ये काफ़ी आइडिया देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ कराऊंगी। विल अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चंस। ओके, एंड एट द सेम टाइम यू ट्राई टू डू द क्वेश्चंस अलोंग विद मी। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनमें जितनी बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करूंगी। एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो हियर वी आर। एंड जो हमारा सबसे पहले आया हुआ है वो है कॉम्प्रीहेंशन। ओके, मैं आपके लिए ये जो कॉम्प्रीहेंशन एक बार पढ़ देती हूँ। ओके, आई नीड टू वॉच इट लाइक दिस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो by choosing the correct option. Okay, the figures in this boat were those of a strong man with ragged grizzled hair. जो रफ टाइप के बाल होते हैं ना, थोड़े बिखरे से, उनके लिए यूज होता है। ओके, ragged grizzled hair and a sun browned face. ओके, धूप की गर्मी से जो रंग थोड़ा पक्का हो जाता है, सन ब्राउन फेस। एंड अ डार्क गर्ल 19 और 20, दैट्स द गर्ल्स एज। जब आप देखो, बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करें, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करें। ओके, डोंट पैनिक। सबसे पहले तो आपके मन में कॉम्प्रिहेंशन के प्रति ना एक थोड़ा सा, आई वुड से, एक डिसलाइक होता है, बिकॉज आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। रीडिंग की जो हैबिट है वो ऑलमोस्ट खत्म है। आपका जो अटेंशन स्पैन है ना, आई एम सो सॉरी टू से, इंक्लूडिंग मी एंड अ लॉट मेनी पीपल, वो बहुत छोटा हो गया है, बहुत लिमिटेड हो गया है। यू डोंट वांट टू पुट इन दैट एफर्ट। लेकिन यहाँ आप ऐसा भी मत करना कि जो क्वेश्चंस हैं पहले मैं उनको पढ़ूं क्या, फिर मैं वापस कॉम्प्रिहेंशन पे आऊंगा। डोंट ट्राई ऑल दोस टैक्टिक्स। आप सीधे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट चीजें उनको रजिस्टर करते जाओ साथ के साथ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको क्या बताया कि द गर्ल्स एजेस आर प्रोबेबली 19 और 20। sufficiently like him, the girl is like the man, sufficiently like him to be recognizable as his daughter. तो जो मैन और जो वुमन है बोट में, जो फीमेल है, दे आर प्रोबेबली फादर एंड डॉटर। The girl rowed pulling a pair of sculls very easily. The girl is rowing. Sculls वो चलाने के लिए जो यूज होते हैं। The man with the rudder lines slack in his hands and his hands loose on his waistband kept an eager look out. Look out एक phrasal verb है। Okay, the man is looking around, he's eager. He had no net, hook or line and he could not be a fisherman. So he is not a fisherman. His profession, उसका profession fishing का नहीं है। His boat had no cushion for a sitter, no paint, no inscription, no appliance beyond a rusty boat hook. उसके पास केवल एक rusty boat hook है and a coil of rope. And he could not be a waterman. आदमी जो है वो waterman भी नहीं हो सकता। This is what? This is description of his boat. उसकी बोट का डिस्क्रिप्शन है ये। ओके, कि क्या क्या है उसके पास, बेर मिनिमम में है वो आदमी। His boat was too crazy and too small to take in cargo for delivery and he could not be a lighterman और रिवर कैरियर। तो वो क्या क्या नहीं हो सकता वो सारा बताया जा रहा है। वो क्या नहीं हो सकता, वो फिशरमैन नहीं हो सकता, वो वाटरमैन नहीं हो सकता, रिवर कैरियर वो नहीं हो सकता, लाइटरमैन वो नहीं हो सकता क्योंकि बोट उसकी छोटी है। There was no clue to what he looked for. पता नहीं वो क्या ढूंढ रहा था, but he looked for something with a moist intent and a searching gaze. Searching gaze एक टक नजर लगा के जो हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं वो। So he is basically looking for something. The tide, which had turned an hour before, was running down, and his eyes watched every little race and eddy in its broad sweep as the boat made slight headway against it. The boat is moving, or drove stern foremost before it, according as he directed his daughter by a movement of his head. Okay, he's even giving directions to his daughter. She watched his face as earnestly as he watched the river. So the man is looking for something in the river. आदमी नदी में कुछ ढूंढ रहा है and he's even giving instructions to his daughter.
but in the intensity of her look there was a touch of dread or हॉरर. ओके, लड़की जो है जिस तरह से अपने फादर को देख रही है, देयर इज शी स्कैर्ड. Allied to the bottom of the river rather than the surface by reason of the slime and ooze with which it was covered and its sodden state. This boat and the two figures in it obviously were doing something that they often did. ये इनका रोज का शायद probably अक्सर करते थे ये काम. And were seeking what they often sought. Half savage as the man showed, with no covering on his matted head, that is his hair, with his brown arms bare to between the elbow and the shoulder, with the loose knot of a looser kerchief lying low on his bare breast, in a wilderness of beard and whisker, with such dress as he wore seeming to be made out of the mud that begrimed his boat. Still there was a business-like usage in his steady gaze. So with every lithe action, lithe is very light, action of the girl, with every turn of her wrist perhaps, most of all with her look of her dread or horror, there were things of usage. Keep her out, Lizzie. Okay, this is the girl's name. The tide runs strong here. So the father is even giving directions to the daughter. देखो, जब आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इफ देर आर वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, रुक कर उसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस कॉम्प्रिहेंशन से इसके बाद 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. प्रोबेबली जिन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. मे बी यू आर नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. कभी कभी जब आप पढ़ते हैं ना, आपको लगेगा ओ माय गॉड सो ट्रिकी, लैंग्वेज जो है उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो फ्रेमिंग है वो मुश्किल है, लेकिन आप क्वेश्चंस देखेंगे बड़े डायरेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे. लेट्स डू द क्वेश्चंस. ये देखो आपके सामने मैं लगा रही हूँ. व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल सेलिंग इन द बोट. ओके, नाउ इफ यू सी द लास्ट लाइन. ओके, यहाँ देखो, ये देखो, कीप हर आउट लिजी, द टाइड रन्स स्ट्रॉन्ग हियर. In the last line lies the answer. So what's my answer? My answer here is going to be Lizzie. Question number 1 के लिए मेरा आंसर है B. Okay? अब देखो ध्यान से, मैंने आंसर्स भी आपके लिए लगा दिए हैं. Why did I do this? ताकि मुझे बार बार पीछे कॉम्प्रिहेंशन पे जाकर आपको आंसर ना दिखाना पड़े कि देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. ओके, हमारा जो 50 मॉक टेस्ट हैं लुमिनेयर के, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन उसमें इस तरह से दी गई है. लेट्स टेक अ लुक. ओके, आंसर इज 1B, लिजी. The passage states, keep her out, Lizzie. The tide runs strong here. The girl's name is mentioned as Lizzie in the final lines of the passage. And these are lines from the passage. Keep her out, Lizzie. The tide runs strong here. Nothing to explain in this. Next. Which of the following things are found on the boat? बोट में कौन कौन सी चीजें आपको मिली? कुशन मिला, रस्टी बोट हुक मिला, फिशिंग नेट मिला, कॉइल ऑफ रोप मिला, कंपस मिला. ये सारे का सारा आपको यहां पर दिया गया है. ओके, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है क्विकली. ओके, हमने बोट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, हमने बोट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ना, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं आपके सामने दिखाती हूँ. देखो यहां पर है. ओके, देखो ध्यान से, यहां पर these are lines from the passage itself. The passage describes the boat mentions the passage describes the boat and mentions the following. His boat had no cushion. कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लीजिए क्वेश्चन को मैंने काटा लगाया. ओके, फॉर अ सिटर, नो पेंट, यहाँ पे कहीं पेंट है नहीं है. नो इंस्क्रिप्शन, नो अप्लायंस बियॉन्ड, नो अप्लायंस बियॉन्ड. आपको ये बियॉन्ड का मीनिंग आना चाहिए. बियॉन्ड का मीनिंग है यहां पर एक्सेप्ट. कौन सा एक्सेप्ट? EXCEPT. एक्सेप्ट होता है सिवाय इनके. ओके, एक्सेप्ट अ रस्टी बोट हुक एंड अ कॉइल ऑफ रोप. ये दो चीजें हैं, अ कॉइल ऑफ रोप है और रस्टी बोट हुक, B and D. ठीक है, कंपस भी नहीं है, फिशिंग नेट भी नहीं है. ये दो चीजें हैं जिससे बाप बेटी जो है जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? I don't know. But I know what's the girl's name. Her name is Lizzie. So B and D. So where is B and D? Here. My answer is A. A is my right answer. Okay.
जो हमारे 50 मॉक टेस्ट है उनमें इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। ओके चलो आगे। नाउ मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कोई मीनिंग नहीं पता होना वहां पर टाइम वेस्ट मत करना, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चंस। ओके देखो यहां पर आपको ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इंटेंसिटी, स्लाइम, गेज और ड्रेड। ओके ड्रेड तो मैंने आपको रुककर मीनिंग बताया था, गेज का भी बताया था। ओके ये आपके सामने है और उस तरफ जो है आपको चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 3। ओके अब हम इसको करें, बताइए इंटेंसिटी एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, फाइन। स्लाइम, व्हाट इज स्लाइम? स्लाइम इज एनी अनप्लेजेंट थिक लिक्विड सब्सटेंस। गेज, गेज होता है to look steadily for a long time. And what is dread? Dread is to be afraid of something. तो अब हम करें, A जाएगा 3 के साथ, A 3 के साथ कहां पर है? A 3 के साथ सिर्फ यहां पर है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप दैट इज क्लियर। B आंसर, B इज माई आंसर। ये लीजिए आपके सामने ये है, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2, जो मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यू विल गेट फ्रॉम अस। ओके इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल। इंटेंसिटी एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, स्लाइम एनी अनप्लेजेंट थिक सब्सटेंस और वो वाला। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू? ओके पूरा जो वो कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज है उसके बिगिनिंग में ही समझा दिया गया है ना कि द गर्ल हैज अ रिजेम्बलेंस टू द मैन एंड शी इज प्रोबेबली द डॉटर, सो दे आर फादर एंड डॉटर। आंसर इज डी। ओके अब आपका काम आसान करने के लिए यहां देखो, द पैसेज स्टेट्स द फिगर्स इन दिस बोट वर दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन। ये पैसेज की ही लाइंस जहां पर आपका आंसर छिपा हुआ है वो डाली गई हैं। Okay, with ragged grizzled hair and sun-browned face and a dark girl of 19 or 20, sufficiently like him to be recognizable as his daughter. So you get the line? You got the line? ठीक है, आपके पैसेज में ही है ये लीजिए। Choose the correct meaning of the word sodden. SODDEN। आपके सामने क्या है? रिडिक्यूलस, मोटिवेटेड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या एक्सट्रीमली वेट। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ओके और यहीं पर आपका आंसर है। ओके जहां पर सॉडन है, अगर आप उस पार्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो आदमी कहां देख रहा था ना, वो पानी में देख रहा था, बहुत इंटेंसिटी के साथ कुछ देख रहा था और ढूंढने की कोशिश कर रहा था। The passage mentions allied to the bottom of the river rather than the surface. Bottom of the river, वहां पर तो पानी 100% होगा ही। By reason of slime and ooze with which it was covered and its sodden state. Sodden here refers to something which is soaked or extremely wet. Okay, पानी के नीचे है तो कैसा होगा? Extremely wet. So question number 5, A will be my answer, extremely wet. I hope that is clear to you. Extremely wet. Okay, आगे देखिए, फर्स्ट वाला हमारा हो गया। एंड इफ यू आस्क मी, कॉम्प्रिहेंशन की लैंग्वेज ट्रिकी थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना उसको बार बार पढ़ेंगे, ऐसा होता है। यू फील कि एक बार और पढ़ता हूं, धीरे धीरे पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। बट इफ यू सी द क्वेश्चंस, दे वर नॉट डिफिकल्ट। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे। ठीक है आ जाओ अगली पर। अगली आपको थोड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि ये इंडियन बैकग्राउंड वाली है। ठीक है लेट्स रीड दिस फॉर यू। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। Premchand was born at Lamahi, a village about 4 miles away from Banaras. ठीक है क्या इंपॉर्टेंट है? गांव का नाम। ठीक है कहाँ है ये गांव? बनारस से 4 miles away. When was he born? 31st July 1880. He descended from a family that owned some 6 bighas of land and ran a large family. ओके तो ये बता रहे कि उसकी फैमिली कैसी थी, यहां पर है। प्रेमचंद ग्रैंडफादर गुरु सहाई लाल, ये उसके ग्रैंडफादर का नाम आ गया, गुरु सहाई लाल, वॉज अ पटवारी। हिज फादर वॉज
अजैब लाल, अ क्लर्क इन पोस्ट ऑफिस, अर्निंग अबाउट 25 रुपीज अ मंथ। ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद की कहीं कोई बायोग्राफी है, वहां से ये पैसेज लिया गया है। हिज मदर वॉज आनंदी देवी, आनंदी है ना, हाँ जी, अ गुड नेचर्ड एंड अकम्पलिश्ड वुमन, रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट मतलब रिमाइंडिंग, कोई चीज जो आपको किसी चीज की याद दिलाती है, रेमिनिसेंट ऑफ बड़े घर की बेटी। इट इज टू बी नोटेड दैट द हीरोइन ऑफ दिस स्टोरी इज कॉल्ड आनंदी। ओके, तो इस घर स्टोरी की जो हीरोइन है उसका नाम है आनंदी, और वही मदर का नाम है। मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था आनंदी देवी। The childhood of Premchand was spent in the village. He was a sportive and a lively boy. कैसा बच्चा था यहाँ दिया गया है। Very fond of playing about, stealing things from the fields. He had a sweet tooth. उसको मीठा पसंद था। ये एक idiom है, to have a sweet tooth का मतलब मीठा पसंद है, मुझे चटपटा, और आप लोगों से मुझे अच्छा स्कोर पसंद है। He had a sweet tooth and was particularly fond of raw sugar. At Lamahi, Lamahi is the name of the village, he had his early schooling and picked up some Urdu and Persian from a Maulvi Sahab. Maulvi Sahab से उसने उर्दू और पर्शियन सीखी. It was on record that he was severely punished for stealing a rupee. Okay, क्यों उसको सिवियर पनिशमेंट मिला था? फॉर स्टीलिंग अ रूपी. His story Kazaki is based on his own childhood memories. Important है. उसकी कौन सी स्टोरी? Kazaki is based on his own childhood memories. Kazaki was a postal messenger. Kazaki कौन है? Postal messenger who traveled. Okay, he traveled long distances and always brought back something with him for the child Prem Chand. In the short story, he brings a little deer for the child and is dismissed for dereliction of duty. Dereliction का मतलब neglect of duty. अच्छा, स्टोरी में उसने क्या लिखा है? स्टोरी है ना, he traveled long distances and always brought back something with him for the child प्रेमचंद. शॉर्ट स्टोरी में वो एक छोटा सा हिरन लेके आता है और अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट करने के आरोप लग के उसकी छुट्टी हो जाती है. बिकॉज चेजिंग द डियर हैड entailed great delay in returning to the post office. उसको पोस्ट ऑफिस आने में देर हो जाती थी. Kazaki is a human figure full of dignity and self-respect with the milk of human kindness overflowing within him. Human emotions उसमें काफी भरी हुई हैं. It may be noted here that Premchand was a pen name. Pen name क्या होता है? Can anybody tell me what is a pen name? कुछ लोग जब राइटर बन जाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं लिखते हैं, वो एक पेन नेम यूज करेंगे विच इज ओनली फॉर देयर स्टोरीज, राइट? मान लीजिए किसी का नाम कुछ और है, मान लीजिए किसी का नाम है अमित, ठीक है, और जब वो स्टोरीज लिखता है वहां पर जो लेखक का नाम दिया होता है उसमें वो कुछ और ले लेता है, जैसे वो ले लेता है वहां पर अमृत, तो अमृत बिकम्स हिज पेन नेम. और अब मुझे थोड़ी सी खुजली हो रही है आपसे ये पूछने की कि यू हैव हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड अनोनिमस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. अनोनिमस, ANONYMOUS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. बताइए अनोनिमस का क्या मतलब होता है? एंड कम बैक टू दिस. सो इट मे बी नोटेड हियर दैट प्रेमचंद वाज अ पेन नेम अडॉप्टेड बाय द ऑथर. हाँ जी, ओके, लेटर ऑन इन ईयर्स ये प्रेमचंद जो है इनका पेन नेम है. ही वॉज नेम्ड धनपत राय व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. ओरिजिनल नाम क्या है? यहाँ है. प्रोफेशन क्या था? अ गवर्नमेंट सर्वेंट. The pen name used by him was Nawab Rai. It may be noted here that Premchand was a pen name adopted by the author later on in years. अच्छा, later on, आगे जाकर ये नाम ले लिया था. स्टार्टिंग में जब जो पेन नेम था वो क्या था? नवाब राय. Many described him as a Nawab throughout his life. काफी लोगों ने उसको throughout his life बोला नवाब है. When the government proscribed his first collection of short stories. Okay, proscribe क्या होता है? प्रोस्क्राइब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना. यू आर नॉट सपोज टू डू इट. अब मैं आपको देखो क्या क्या कहूंगी. मैं आपसे कहूंगी आपको रोज पढ़ना है, आपको ग्रामर के वीडियोस देखने हैं, वोकैब के वीडियोस देखने हैं, एक आपको मॉक टेस्ट करना है. थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू दे आर प्रिस्क्राइब्ड. PRESCRIBED, दे आर प्रिस्क्राइब्ड.
थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द फोन, डोंट गो आउट टू मच विद योर फ्रेंड्स। ये क्या है? ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना। ये क्या है? ये प्रोस्क्राइब है, ये प्रोस्क्राइब है। When the government proscribed his first collection of short stories, सोजे वतन, प्रेमचंद discarded the नेम नवाब राय। ओके, जब सरकार ने उनकी जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी सोजे वतन, ओके, उनको प्रोस्क्राइब किया, तो इन्होंने जो इनका पेन नेम था नवाब राय, उसको हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया। एंड ऑल हिज लेटर वर्क अपीयर्ड अंडर द न्यू पेन नेम प्रेमचंद। ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फादर का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, गांव का नाम क्या था, पहले क्या पेन नेम था, बाद में क्या था, बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, बट ओवरऑल वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, बिगिन। हु अडॉप्टेड द पेन नेम प्रेमचंद? आपके सामने ऑप्शंस देखो। ओके, ये सारे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज इन फ्रंट ऑफ यू। 6 करेंगे हम, बताइए किसने लिया ये नाम? ये नाम लिया धनपत राय ने। यही तो है ओरिजिनल नाम, धनपत राय। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सी, दैट्स माय आंसर। ओके, इन दोनों के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आगे जाकर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो 6 का आंसर सी है। ये देखो, ओके, यहां पर देखो, द पैसेज मेंशंस प्रेमचंद वाज बोर्न एट लमाही, प्रेमचंद वाज अ पेन नेम एंड अडॉप्टेड बाय द ऑथर लेटर ऑन इन ईयर्स, ही वाज नेम्ड धनपत राय। बिल्कुल क्लियरली पैसेज से लाइन उठाकर आपको दे दी जहां पर आंसर है। दिस क्लियरली आइडेंटिफाइज धनपत राय एज द पर्सन हु अडॉप्टेड द पेन नेम प्रेमचंद। ये लीजिए, क्यों मैं फर्स्ट वाले के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी, यहां पर आ गए आपके सारे। ओके, अजैब लाल, नवाब राय, लमाही, प्रेमचंद ग्रैंडफादर, ये 4 ऑप्शंस हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। लिस्ट 2 में क्या क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ प्रेमचंद है, प्रेमचंद फादर है, गुरसाही लाल है, पेन नेम यूज फॉर शॉर्ट स्टोरीज, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ओके, लमाही क्या है? लमाही है बर्थ प्लेस ऑफ प्रेमचंद। सो सी किसके साथ जाएगा? सी जाएगा 1 के साथ, सी जाएगा हमारा 1 के साथ। और ध्यान से अगर हम देखें तो सी 1 के साथ केवल ऑप्शन सी में है। Am I right? Question number 7, if you see, are you trying to do with me? I hope you're trying to do with me. Okay, तो ये वाला मैं फिट करूं, A2, अजेबलाल क्या है? दिस इज प्रेमचंद फादर, सो यहां पर हमारा 2 है। फाइन। उसके बाद नवाब राय, बी गोज विद 4, ये भी तो उन्होंने नाम लिया था ना, और फिर काफी टाइम तक उनको नवाब नवाब बोलते थे। ओके, डी, ऑप्शन डी गोज विद 3। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए माय आंसर हियर इज सी। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस देख लो आप एक बार, देखो यहां पर क्लियर। ओके, ये देखिए, अजैबलाल ए is Premchand's father, matching with 2. Nawab Rai B is the pen name used for short stories, so it matches with 4. Lamahi, birthplace of Premchand, matching with 1. Okay, Premchand's grandfather D is Gur Sahai Lal, matching with number 3. Okay, move on. Let's move on. According to the passage, Anandi is the heroine of, आनंदी उनकी माँ का नाम था। और ये जो राइटर्स होते हैं ना, काफी सारी चीजें अपनी लाइफ से रिलेटेड जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको डाल देते हैं, ये उनको डालते हैं ये अपनी स्टोरीज में। तो आनंदी जो है, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आनंदी इज द हीरोइन ऑफ बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। ठीक है, आंसर यहां बी है। नाउ लेट मी शो यू वेयर इट लाइज। देखो, ओके, the passage states it is to be noted that the heroine of this story is called Anandi. Okay, the heroine is related to the story बड़े घर की बेटी। Fine, तो ये हमारा आंसर 8th। Now here, one of Premchand's short stories is about a character from real life named Kazaki. Kazaki क्या है? Kazaki राइटर है, क्लर्क है, पटवारी है, पोस्टल मैसेंजर है। पढ़ते टाइम अगर थोड़ा ध्यान दिया हो, ये सारे के सारे हमारे पैसेज में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनके फादर जो है वो पटवारी थे, खुद वो शायद क्लर्क हैं। ओके, अब खुद राइटर भी हैं। अब यहां पर आंसर है हमारा पोस्टल मैसेंजर। आंसर 9th A, क्वेश्चन 9, ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, देखो
ये रहा. The passage mentions his story Kazaki is based on his own childhood memories. Kazaki was a postal messenger who traveled long distances. According to the passage, who is responsible for Premchand learning Urdu and Persian? वाह, इससे भी क्वेश्चन आ गया. ये दिया हुआ है कि किसने सिखाई इनको उर्दू और पर्शियन. ओके, यशोदानंद, ये नाम कहीं था ही नहीं. बी क्या है ये, बीबी जान, ये भी कहीं था ही नहीं. रामकली कहीं था ही नहीं. मौलवी साहिब. क्वेश्चन नंबर 10. माय आंसर इज सी. सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, देखिए यहां पर देखो, द पैसेज सेज एट लमाही ही हैड हिज अर्ली स्कूलिंग एंड पिक्ड अप सम उर्दू एंड पर्शियन फ्रॉम अ मौलवी साहिब. देयरफॉर मौलवी साहिब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेमचंद लर्निंग उर्दू एंड पर्शियन. फाइन. यस. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. ओहो, यस, हमारे वो हो गए. अब हम आ गए हैं कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3 पर. कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. और ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है. आप ये मत सोचना एक पैसेज आपको दे देंगे, पढ़ो आंसर करो. नो माय डियर, नो नो नो. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. लाइफ इज नॉट सो सिंपल. देयर आर ट्विस्ट एंड टर्न्स. और ये ट्विस्ट एंड टर्न देखो यहां पर आपके सामने है. ओके, और ये क्या दिया गया है, द एंटरटेनिंग स्पीच. ओके, एंटरटेनिंग स्पीच के ऊपर जो है ये सारे का सारा है. There was no respect for youth when I was young, and now that I am old, there is no respect for age. I missed it coming and going. और ये किसने कहा है, ये आपको दिया गया है. ठीक है, तो ये जो पर्सन है जे बी प्रीस्टली, ये क्या कह रहे हैं कि देयर वाज नो रिस्पेक्ट फॉर यूथ व्हेन आई वाज यंग. जब मैं यंग था, यंग लोगों की इज्जत नहीं थी, यूथ की इज्जत नहीं थी. अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, बुजुर्गों की भी इज्जत नहीं है. ओके, आई मिस्ड इट कमिंग एंड गोइंग, दोनों टाइम जो है मैंने मिस कर दिया. अनलाइक द परसुएसिव स्पीच, इतना पढ़ के मुझे लग रहा है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी राउंड अबाउट होगी ना डायरेक्ट. प्रेमचंद वाले की लैंग्वेज बहुत डायरेक्ट थी. ये देखो, अनलाइक द परसुएसिव स्पीच which changes mindsets and the informative speech which transfers knowledge, and entertaining speech makes the speaker and the listener feel good about life and themselves. अब इस पैराग्राफ में क्या है, आपको 3 टाइप की स्पीचेस के बारे में बताया गया है. परसुएसिव स्पीच नंबर 1, इंफॉर्मेटिव स्पीच नंबर 2 और एंटरटेनिंग स्पीच नंबर 3. इन 3 के बारे में बताया गया है. और फिर आपको ये बताया गया कि ये इनकी मतलब ये बेसिकली इनका पर्पस क्या है. परसुएसिव, परसुएड से आया ना, परसुएड करना, किसी को कन्विंस करना, तो ये आपका माइंड सेट चेंज करती है. इंफॉर्मेटिव जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है. और एंटरटेनिंग जो है, इट मेक्स द स्पीकर एंड द लिसनर फील गुड, क्योंकि वो एंटरटेन कर रही है. एंड व्हेन यू फील एंटरटेन्ड यू फील गुड. ओके, आगे चलिए. इन एंड अच्छा, अब ये भी आपने ध्यान दो कि ये टॉपिक, ये हमारा जो थर्ड वाला कॉम्प्रिहेंशन है, किसके बारे में है, ये एक एंटरटेनिंग स्पीच के बारे में है. एंटरटेनिंग स्पीच के बारे में है ना. आगे देखो, एन एंटरटेनिंग स्पीच इज लाइट, फन एंड ग्रेशियस. ये क्या है, ये एंटरटेनिंग स्पीच के फीचर्स हैं. स्पीचेस इन द फॉर्म ऑफ टोस्ट्स, रोस्ट्स, स्टैंड अप्स एंड आफ्टर डिनर chats are examples of entertaining speeches. ये सारे entertaining speeches के examples हैं. An entertaining speech sells or promotes happiness, ये खुशी को बढ़ावा देती है, and gratitude. ओके, साथ साथ अब देखते जाओ मैं कैसे कर रही हूं. यहां से यहां पर जो है इसके फीचर्स आ गए, आगे इसमें क्या आया, यहां पर जो है इसके एग्जाम्पल्स आ गए कि ये जो एंटरटेनिंग स्पीच है इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं. एन एंटरटेनिंग स्पीच सेल्स और प्रमोट्स हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड. स्टिल एज स्पीचेस गो, द एंटरटेनिंग स्पीच नीड्स अ गुड ओपनिंग, अ गुड क्लोजिंग एंड अ फन फिल्ड रेलेवेंट मिडल. ठीक है, तो नीड क्या क्या है एंटरटेनिंग स्पीच बनाने के लिए, आवश्यकता किन किन चीजों की है कि गुड ओपनिंग हो, गुड क्लोजिंग हो और बीच में एक फन फिल्ड रेलेवेंट मिडल हो. Okay, the closing need not be a summary
or a call for action but it needs to end high and happy note। फिर यहाँ पर क्लोजिंग कैसी हो ये आपको दिया गया है कि क्लोजिंग में आपको पूरी स्पीच समराइज नहीं करनी है, ओके ना ही ये कहना है कि कॉल फॉर एक्शन हो। जैसे जब हम कोई प्रॉब्लम बताते हो तो लास्ट में कहते हैं ना अब हमें मेहनत करके इस समस्या को दूर करना एंड ऑल दैट, वो नहीं होना चाहिए, ओके बट इट नीड्स टू एंड ऑन अ हाई एंड हैप्पी नोट। The elements of an entertaining speech are several humorous anecdotes। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ओके इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से बताना, अपनी पर्सनल लाइफ से किस्से बताना, ठीक है वो होता है। और ये वन वर्ड में भी आपसे पूछ लिया जाता है। अबाउट द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व, डायलॉग्स बिटवीन कैरेक्टर्स, अ फ्लिप लुक एट सीरियस थिंग्स। अब एंटरटेनिंग स्पीच के जो एलिमेंट्स हैं, ओके वो क्या क्या है कि बहुत सारे हंसाने वाले पर्सनल लाइफ के किस्से हों, छोटी मोटी कहानियां। आपने सुना नहीं है कि आपके दादा हों या आपके फादर बताते ना हम अपने टाइम में ऐसे करते थे वैसे करते थे। लाइक आई वाज टेलिंग माय चिल्ड्रन कि हमारे टाइम में ना ये ऐसे स्कूल बसेस नहीं आती थी बिल्कुल कि घर के गेट पर स्कूल बस आ रही है एंड आई एम गेटिंग इनटू द स्कूल बस एंड आई एम गोइंग। आई यूज्ड टू वॉक ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स विद माय ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड देन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अब हम उनको ऐसे से किस्से बताते तो माय डॉटर सेड आपके घर में कार नहीं थी क्या? ओके सो दिस इज यू नो एन एनेक्डोट फ्रॉम माय लाइफ। अब वो जो अलग अलग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके बीच के डायलॉग्स, ओके ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। अ फ्लिप लुक एट सीरियस थिंग्स, जो गंभीर चीजें हैं उनको हल्का नो टू सी देम इन अ लाइट वे, उनको इतनी गंभीरता से नहीं देखना। व्हेन यू लुक एट समथिंग इन अ फ्लिप वे, ये वो तरीका होता है। preferably spoken in the first person and told in the present tense। तो कौन सा टेंस यूज करते हैं हम एंटरटेनिंग स्पीच में? प्रेजेंट टेंस। Ideas and suggestions in the speech should be quick on the step up and quicker on the punch। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहें तो वो किस तरह से हो। Several voice modulations should be part of the delivery style and it should not be very long। ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? एक होती है फ्लैट टोन में बोलना, एक होता है व्हेन यू आर हैप्पी वो एक्सप्रेशन आए, व्हेन यू आर सैड आपकी आवाज लो हो जाए तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन में आएगा। देयर शुड बी मेनी वॉइस मॉड्यूलेशंस, शुड बी अ पार्ट ऑफ द डिलीवरी स्टाइल, इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। द स्पीकर ऑल्सो नीड्स टू ओपन अप एंड गेट क्लोज टू द ऑडियंस मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। ओके तो ये हमारा सारा एंटरटेनिंग स्पीच कैसे होनी चाहिए उसके बारे में था। अब यहां पर देखो, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इस तरह से हमने इसको पूरे को कर लिया। हालांकि लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं थी पर कहाँ एग्जैक्टली क्या क्या छिपा हुआ है सारा मैंने आपको बताया। कोई डिफिकल्ट वर्ड आया उसका मीनिंग बताया। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। ओके परसुएसिव स्पीच, एंटरटेनिंग स्पीच, इंफॉर्मेटिव स्पीच और एनेक्डोट, ये चारों दिए गए हैं आपको। ओके और अगर आप देखें बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ जो था जहां पर 3 टाइप की स्पीच बताई गई थी वहीं आपका आंसर छिपा हुआ था। ओके अब परसुएसिव क्या करती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपको कन्विंस करेगी, सो ए गोज विद 3। फाइन। एंटरटेन तो आपको एंटरटेन ही करेगी, मेक्स यू फील गुड 4। इंफॉर्मेटिव आपको जानकारी देगी 1। और ये जो है हमारा हाँ 2। सो 3, 4, 1 एंड 2। वेयर डू वी हैव 3, 4, 1 एंड 2? हियर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो है हमारा 3, 4, 1 एंड 2 है, ठीक है ना? 3, 4, 1 एंड 2, यस। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11? माय आंसर फॉर 11 इज सी। ओके ये देखो यहां पर हमने आपके लिए कर दिया है। ओके देखिए ध्यान से यहां पर। ओके परसुएसिव चेंजेस माइंडसेट्स, एंटरटेनिंग मेक्स यू फील गुड, इंफॉर्मेटिव ट्रांसफर्स नॉलेज एंड दिस वन गिव्स अ टच ऑफ रियलिटी। और जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसी में ये सारे के सारे जो हैं आपको दिए हुए हैं। फाइन चलिए आगे चलते हैं। हियर द की एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरटेनिंग स्पीच आर, बताओ क्या है इसके की एलिमेंट्स? ओके और इस टाइप के में क्वेश्चंस में जो है ये मल्टीपल वाले आ जाते हैं और आपको करने में दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 12। ओके इट इज नॉट टाइम बाउंड, इट कैन गो ऑन फॉर एवर। ये कहा है इट नीड्स अ गुड ओपनिंग विद एनेक्डोट्स,
इट शुड बी अ थर्ड पर्सन अकाउंट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा होना है, कौन सा टेंस यूज होना है, सब बताया है. इट इज इफेक्टिव व्हेन प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट पर्सन अकाउंट एंड द प्रेजेंट टेंस. ओके, एक थर्ड पर्सन कह रहा है, एक फर्स्ट पर्सन कह रहा है, दोनों में से एक ही तो सही होगा. इट हैज टू बी नॉलेज बेस्ड. ये आपको चारों दिए गए हैं, सॉरी पांचों. देयर आर 5 ऑप्शंस, ए बी सी डी एंड ई. ओके, नाउ लुक हियर. ओके, ध्यान से देखो. ऑप्शन जो सेंटेंस बी है हमारा, इट नीड्स अ गुड ओपनिंग. ऑप्शन बी, विद एनेक्डोट्स विच इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरटेनिंग स्पीच. ये हमने लाइन बिल्कुल आपकी कॉम्प्रिहेंशन से ही ली है. ओके, बी, इट इज नॉट टाइम बाउंड, ये गलत है, ज्यादा लंबी नहीं होनी है. इट शुड बी इन थर्ड पर्सन, नो, इट हैज टू बी इन द फर्स्ट पर्सन. ओके, नॉलेज बेस्ड होनी है, नहीं होनी है. नॉलेज बेस्ड होगी तो इंफॉर्मेटिव हो जाएगी. तो क्या रह गया हमारा, बी एंड डी ही तो करेक्ट है. बी एंड डी कहां पर है, बी में है. सो दैट इज माई आंसर, दैट्स माई आंसर. Okay, an entertaining speech sells or promotes happiness and gratitude. Okay, replace the underlined word with the synonym. अच्छा, ये gratitude जो है ये हमारा underlined है, तो आपको इसका synonym बताना है. What will be the synonym? Motivation, thankfulness, kindness, greatness. What is gratitude? Tell me. What is gratitude? बताइए मुझे. सारा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, अभी मैं साइड हो गई हूं. ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है टू बी थैंकफुल. एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस. क्वेश्चन 13, आंसर हियर इज सी. आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी. आप लोग किसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, काइंडनेस में. नो, थैंकफुल. ग्रैटिट्यूड इज थैंकफुल. एक ग्रैटिट्यूड होता है, एक ग्रेशियस होता है. ग्रेशियस इज काइंडनेस, ग्रेशियस इज टू बी काइंड. अब fill in the blank with the correct option to state one of the features of entertaining speech. चलिए आप इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा. This is question 14 in front of you. Question number 14. Okay. While presenting an entertaining speech, dash should be taken care of for effective outreach. पर्सनल प्रमोशन करना है, नहीं भाई. लो की एलिमेंट्स होने हैं, नहीं होना है. पेस एंड मॉड्यूलेशन, यस, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में आपके पैसेज में था. सी आंसर करेक्ट. सीरियसनेस ऑफ टोन, क्या उसके बाद वो एंटरटेनिंग रह जाएगी, क्या उसके बाद वो एंटरटेनिंग रह जाएगी इफ देयर इज अ सीरियसनेस ऑफ टोन. कम ऑन, लेट्स मूव ऑन. ये रहा, देखो ध्यान से. While presenting an entertaining speech, pace and modulation are important for effective outreach. This refers to the speaker's ability to control the speed, tone, etc. और ये सारा है हमारे ऑप्शन सी में. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Which of the following is not an example of an entertaining speech? इनमें से कौन सा entertaining speech का एग्जाम्पल नहीं है. Stand-ups in the club, the best man's speech at a wedding reception, welcome toast at a farewell, या valedictory at a seminar. ये D. ये now let's do the next question. Okay, let's take a look. What does the question say? It says choose the correct passive form of the sentence. You have to give me the passive form of the sentence. And let's take a look at the sentence. Okay, this book will change your life. Okay, this book will change your life. So what is the subject in this sentence? This book. Okay, this book is your subject. Fine. Then will change your life. What is the tense? The tense is future tense. Simple future. Your life. Your life क्या है बताइए मुझे. Your life जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है. जो पहली चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि टेंस नहीं बदलेगा. नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि आपको जो टेंस है वो बिल्कुल नहीं बदलना. और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, योर लाइफ को सेंटेंस के आगे की तरफ लेकर जाना है. यहां देखिए, यहां पर यू विल चेंज योर लाइफ, इसमें तो बुक का कोई जिक्र ही नहीं किया गया. सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड. ओके, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता.
राइट सारे हम चारों ऑप्शंस देखेंगे, तीन उनमें से ऐसे होंगे जो आंसर नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते हम वो देखेंगे। ओके ये देखो, बुक वुड चेंज यू एंड लाइफ, यहां पर हमारा टेंस ही बदल गया क्योंकि विल का पास्ट टेंस वुड है, सो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। आगे देखो, योर लाइफ विल बी चेंज्ड बाय दिस बुक, एब्सोल्युटली राइट। यहां देखिए योर लाइफ, अब ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, विल बी चेंज्ड टेंस हमारा सेम है, एंड बाय दिस बुक जो यहां हमारा दिस बुक सब्जेक्ट था वो यहां ऑब्जेक्ट बन गया। सो करेक्ट, व्हाट इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है। ओके थर्ड वन इज माय आंसर। आगे देखो, लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज वाया द बुक, ये आपका इनकरेक्ट है, योर लाइफ का कोई जिक्र ही नहीं है, मीनिंग हमारा चेंज हुआ है। सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज सी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है। ठीक है फटाफट, out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the following in passive voice. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी तैयारी के किए बिना एग्जाम देने बिल्कुल मत चले जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो, यू आर टीजिंग देम, ओके वेरी वेरी सिंपल, यू आर टीजिंग देम, आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, सब्जेक्ट इज यू, टेंस क्या है, आर टीजिंग, सो व्हाट इज माय टेंस, आर टीजिंग मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टीजिंग देम, ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो इस देम को मैं सेंटेंस का अब सब्जेक्ट बना दूंगी जब चेंज करेंगे। ओके अब यहां पर देखिए, दे वर बीइंग टीज्ड, वर ये पास्ट टेंस है, सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। दे आर टीज्ड बाय यू, यहां पर कोई कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं, दिस गेट्स एलिमिनेटेड। दे हैव बीन टीजिंग, यहां पर देखो टेंस हैज चेंज्ड, टेंस हमारा चेंज है, कंटिन्यूअस टेंस तो है पर हैव आते ही परफेक्ट हो गया, सो दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। Okay, they are being teased by you. This is the correct answer. So what is my answer? My answer here is going to be D. I hope that is clear to you. आपको समझ में आ गया? मैं साइड हट जाती हूँ, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17। My answer here is going to be D. D is the correct answer. आगे चलिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन और उसके बाद मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करूंगी। बताइए, here is the question in front of you, question number 18। everybody please try to do, then I shall explain it to you कि किसको करना कैसे है। okay let's begin। he exclaimed sadly that he was undone, he exclaimed sadly that he was undone। और क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन आपके नरेशन से है, नरेशन का क्वेश्चन है ये नरेशन का क्वेश्चन है। जब आप एक्टिव पैसिव सीखेंगे और आप नरेशन सीखेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, जो आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, इंपरेटिव हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है आपको सही तरीके से आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके और जो लोग एक्टिव पैसिव और नरेशन की तैयारी किए बिना एग्जाम देने चले जाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके तो देखो यहां पर ही सेड आई एम अनडन, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सक्लेम्ड यूज किया गया है, एक्सक्लेम्ड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब कहां पर हम यूज करते हैं, हम इनको यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ओके एक्सक्लेमेटरी, अब यहां पर देखो, ही सेड आई एम अनडन, ही सेड अलास आई एम अनडन, ही सेड सैडली आई एम डन, ही सेड अलास आई एम डन, यहां पर दोनों में हमने डन यूज किया है, विच इज इनकरेक्ट। आपको क्या यूज करना है, अनडन। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड, बचे हमारे पास ए और बी, करेक्ट। अब हम इन दोनों में से चुनेंगे। एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वो वाले होते हैं जिनमें वो इस तरह के वर्ड्स आते हैं, हुर्रा, अलास, वाओ, वंडरफुल।
स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पर देखो ही सेड आई एम अनडन, इसमें तो कोई उस टाइप का वर्ड आया ही नहीं है स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाला। स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाला वर्ड कहाँ आया? यहाँ ऑप्शन बी में, ही सेड अलास आई एम अनडन। सो फॉर दिस क्वेश्चन माय आंसर इज गोइंग टू बी बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलिए। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, वन मोर क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर सॉल्व कर रही हूं। देखो, पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। आई विल गिव यू 1 सेकेंड टू डू इट। आप इसको कीजिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। टेल मी व्हाट्स द राइट आंसर। करें, देखो, राकेश सेड टू महेश गो अवे। अभी अभी मैंने आपको बोला ना हर टाइप का सेंटेंस आपको करना आना चाहिए। और जैसे क्वेश्चन देखो आपको पता होना चाहिए ये इंट्रोगेटिव है, ये सिंपल है। अगर इंट्रोगेटिव है तो कौन से पैटर्न का है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके हमारा जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर का वो यही है कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, कितने टाइप के फ्रेजेस होते हैं। ओके कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये भी देखा गया है कि एक सेंटेंस दे दिया और बोला कि इसका एक्सक्लेमेटरी क्या होगा या इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा। फाइन, नाउ टेल मी, ही सेड टू महेश गो अवे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। And what is an imperative sentence? An imperative sentence is that sentence where you are ordering somebody. आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके और उनकी पहचान क्या होती है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो यहाँ पर देखो इस तरह के मार्क्स के बीच में है, ओपन और क्लोज इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, वो वर्ब से स्टार्ट होगा। गो अवे, सिट डाउन, स्टार्ट नाउ, लुक हियर, इस टाइप के सेंटेंसेस। ओके अब यहां पर देखो, राकेश सेड टू महेश गो अवे। ध्यान से देखिए और बताइए, और इनमें क्या आपका कनेक्टिंग जो कनेक्टिंग वर्ड लगता है वो टू लगता है। ओके ये वाला जो पार्ट है राकेश सेड टू महेश और ये गो अवे वाला पार्ट, ये दोनों टू से कनेक्ट किए जाएंगे। ये दोनों टू से कनेक्ट किए जाएंगे। देखो, राकेश आस्क्ड महेश टू गो अवे, राकेश ऑर्डर्ड महेश टू गो अवे। ये ऑर्डरिंग वाली टोन नहीं है। राकेश सेड महेश टू गो अवे, सेड के बाद हमारा टू लगता है और टू के बाद उस व्यक्ति का नाम आता है जिसको हम कह रहे हैं। तो यहां पर वो जो टू है वो मिसिंग है। सो दिस ऑप्शन ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। आगे देखो, राकेश वांटेड महेश टू गो अवे, ये वांटेड जो है हमारा इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 19, ओके क्वेश्चन नंबर 19 में आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये मैं कहूंगी। सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज ऑप्शन ए। ओके क्वेश्चन नंबर 19। देखिए नेक्स्ट आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूं ताकि आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन फ्रंट ऑफ यू हियर। अब पैरा जंबल आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके पैरा जंबल क्या है? पैरा जंबल एक सेंटेंस दे देंगे, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स को आगे पीछे कर देंगे और आपसे बोलेंगे करो रीअरेंज। आपको 4 सेंटेंसेस दे देंगे, उनको आगे पीछे कर देंगे, कहेंगे इनको रीअरेंज करो ताकि एक लॉजिकल सीक्वेंस बने। दैट्स पैरा जंबल। इस तरह की चीजें आप केवल प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। लेट मी रिपीट, इस तरह की चीजें केवल रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको आएंगी। वो जो आप कहते हैं ना कि ओ मैडम मुझे लगा वो जच रहा था, मेरी इंट्यूशन थी कि वही ठीक आंसर है, डोंट गो बाय दोज थिंग्स, प्लीज डोंट गो, लेट्स ट्राई डूइंग दिस। इसके लिए आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इंटरोगेटिव बनेगा तो क्या पैटर्न होता है। ओके अगर हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा डिक्लेरेटिव या असर्टिव तो क्या पैटर्न होता है। लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके यहां पर देखो, रीअरेंज द फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
type of ray that could. Part A. In 1895, Wilhelm Röntgen penetrate objects including human tissue discovered a new. ओके ये आपको यहां दिया गया है. सेंटेंसेस जनरली सेंटेंसेस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं. सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो उस काम को कर रहा है या सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है. ओके अगर मैं कहूं माई टीवी इज नॉट वर्किंग, मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? मेरे टीवी के बारे में. सो माई टीवी इज योर सब्जेक्ट. समझ में आया? इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? इंडिया के बारे में. ओके नीरू मैम इज टीचिंग. डूअर कौन है? नीरू मैम. सो नीरू मैम इज योर सब्जेक्ट. समझ में आया? अब इसमें आप ध्यान से देखो और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. ये जो पैराजंबल है किसी डिस्कवरी के बारे में है. ये रहा मेरा सब्जेक्ट. इन 1985 विल्हेम रॉन्सगेन. ओके जो भी इस व्यक्ति का नाम है, एक्सक्यूज मी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट, इट्स अ नेम. ऑप्शन बी मुझे लग रहा है कि मेरा फर्स्ट वाला होगा. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सेंटेंसेस का? पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आनी है हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह वो सारी चीजें आएंगी. यहां पर इन 1895 इस व्यक्ति का नाम आ गया. इसने क्या किया? दैट इज गोइंग टू बी माई वर्ब. वर्ब वही है ना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. व्हाट डिड ही डू? ही डिस्कवर्ड अ न्यू. ही डिस्कवर्ड अ न्यू. तो बी के बाद मेरा डी आने की प्रोबेबिलिटी है. क्या हमारे ऑप्शंस में कोई भी ऐसा है जहां बी के बाद डी आ रहा हो? बिगिनिंग में बी के बाद डी मेरा इस ऑप्शन में आ रहा है. पैराजंबल में आपको क्या करना है? फर्स्ट टू फिट करने की कोशिश करना और उनके बिगिनिंग ऑप्शन वाला देख लेना. जैसे यहां पर हमारा ऑप्शन डी है और फिर उसको देखना कि क्या ये फिट बैठ रहा है. ओके सो इन 1895 विल्हेम रॉन्सगेन डिस्कवर्ड अ न्यू. ओके देखो अगर आर्टिकल आ गया, ए हमारा आर्टिकल होता है राइट. इसके बाद नाउन आना तो जरूरी है. करेक्ट. एडजेक्टिव आना है तो जनरली एडजेक्टिव जो है यहां पर आएगा एट दिस प्लेस. करेक्ट. तो यहां पर अ न्यू ये पार्ट इतने में ही खत्म हो गया. अ न्यू व्हाट? क्या डिस्कवर किया उसने? अ न्यू टाइप ऑफ रे दैट कुड. व्हाट कुड द रे डू? दैट कुड पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन टिश्यू. सो व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर इज डी. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया. आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए? माई आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी. दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर. ओके चलिए. हाउ मेनी पीपल, कितने हैं आप में से जो मेरे साथ साथ कर रहे हैं और सही कर रहे हैं? लो एक और आ गया आपके सामने. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा. दिस इज क्वेश्चन 21 इन फ्रंट ऑफ यू. What does it say? Rearrange the given phrases to form a sentence with superlative degree of comparison. This is there in front of you. Okay. ये जो आपका CUET का एग्जाम है, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसमें कुछ बहुत ही अलग टाइप के इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने देखे. ओके एंड व्हाट आर दोस टाइप्स? जैसे दिस इज वन ऑफ दोस टाइप्स. फिर इसमें फ्रेंच और लैटिन फ्रेजेस वगैरह आ जाते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के, उनके मीनिंग्स आपसे पूछ लिए जाते हैं. फिर उसके बाद इसमें कुछ लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए जो लेटर होता है वेयर डज द डेट अपीयर और व्हाट अपीयर्स आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस. इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले. तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप CUET स्पेसिफिक तैयारी ही करें. ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ऊपर से आपका एक जो एग्जाम है ओके उसमें ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आएंगे. ओके आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती. जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस दूसरे इंग्लिश वाले एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते. क्या बताओ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्चुअली आपको इसमें यही बताना है कि रीअरेंज करना है गिवन फ्रेजेस को टू फॉर्म अ सेंटेंस विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? ग्रामर में जो मैंने एडजेक्टिव्स का वीडियो बनाया है ओके जो हमारा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है ये उसका एक पार्ट है. सारे के सारे आपको ग्रामर के टॉपिक्स वहां मिलेंगे. एडजेक्टिव्स में सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होती है? जब तुलना दो से ज्यादा के बीच में हो.
दो से ज्यादा। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, ओके, दे आर ऑफरिंग द बेस्ट क्लासेस, दे आर ऑफरिंग द बेस्ट टेस्ट सीरीज, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे मोटा, सबसे गर्म देश, इट इज द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सुपरलेटिव डिग्री है। इस सुपरलेटिव डिग्री में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो यहां पर आपको देखिए दिया गया है, ऑफ ऑल द मेटल्स आयरन इज द मोस्ट यूजफुल। ओके, ये आपको दिया गया और क्या कहा गया, इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करेंगे हम, किस तरह से हम रीअरेंज करते हैं, आपको सबसे पहले जो है लाना होता है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो बेस्ट है। ओके, हम किसके बारे में कह रहे हैं, हम आयरन के बारे में कह रहे हैं कि मोस्ट यूजफुल है। ओके, अगर मैं कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर अभिनेत्री है, तो ऐश्वर्या राय इज द बेस्ट एक्ट्रेस, इस तरह से होगा। अब यहां पर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन बिगिनिंग में होना जरूरी है। ओके, आयरन को हम बिगिनिंग में ले आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ मुझे, उसके बाद जो है आप सबसे पहले उसको ले आइए जिसको हम कह रहे हैं कि वो सबसे बढ़िया है, आप उसको ले आइए। ओके, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो लगाना है वो लगाइए। यहां पर देखो ये हेल्पिंग वर्ब लग गया हमारा। ओके, उसके बाद उसकी जो सुपरलेटिव क्वालिटी है आप वो बताइए। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट एक्सपेंसिव, चीपेस्ट, हॉटेस्ट, ये क्या है, ये सारी क्वालिटी है या उसका कोई अवगुण है, फिर आप उसको लेकर आएंगे, इज द मोस्ट यूजफुल। और फिर किस में मोस्ट यूजफुल है, फिर आप उसको लेकर आते हैं। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो व्हाट इज माय आंसर फॉर दिस वन, आंसर हियर इज गोइंग टू बी 21 के लिए बी। ठीक है, 21 के लिए बी। आप बोलेंगे कि मैम हम तो जो बाकी के तीन ऑप्शंस है ना हम वैसे बोल लेते हैं, बोलना इज वेरी डिफरेंट, बोलना इज वेरी डिफरेंट, बोलने को आप कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी है, राइट पैटर्न, राइट स्ट्रक्चर आपको आना बहुत जरूरी है। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, यहां पे कहां गड़बड़ हो गई, आयरन ऑफ ऑल द मेटल्स इज की हमने प्लेसिंग गलत कर दी है। राइट, हेल्पिंग वर्ब जो है वो जनरली, हेल्पिंग वर्ब जो है वो जनरली आपके सब्जेक्ट के बाद आता है। यहां पर देखो ऑफ ऑल द मेटल्स से हमने शुरुआत कर दी, इनकरेक्ट हो गया। आयरन इज ऑफ ऑल द मेटल्स, यहां पर ये वाला पार्ट हमारा गड़बड़ हो गया। सो व्हाट इज माय आंसर फॉर 21, आंसर फॉर 21 इज गोइंग टू बी बी। फाइन, लेट्स मूव ऑन। ये लीजिए, वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ वाओ क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी आपको, थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन। बताओ मुझे, द फ्रेज, ओके, द फ्रेज विवे ला फ्रांस मीन्स, आई होप माई प्रोनाउंसिएशन इज इन प्लेस। ओके, बताइए इसका क्या मतलब है। सिंपल से आपको फ्रेंच के, लैटिन के वर्ड्स दे दिए गए हैं और बस पूछा गया बताओ इनका मीनिंग क्या है। बताओ ये क्यों आया आपके पेपर में, क्यों पूछ रहे हैं वो आपसे, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स हैं, ओके, एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी द बाइबल, ठीक है ना, आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें कहीं कहीं इस तरह के वर्ड्स थे। राइट, याद करो अपने चैप्टर्स, याद करो। देखो इसका मतलब क्या है, विजिट आवर कंट्री फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, हैप्पी लाइफ इन फ्रांस, वेकेशंस आर बेस्ट इन फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, यस, चलिए लॉन्ग लिव फ्रांस के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां पर भी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन गिवन टू यू, बताइए बताइए मुझे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, हियर इज द एक्सप्रेशन टोर डे फोर्स, इसका मतलब होता है अ स्किलफुल परफॉर्मेंस और अचीवमेंट। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, here we are, come on, question number 24 is in front of you। मैं जरा साइड होती हूं ताकि आप पूरा देखें। question 24, tell me, I'm very much here। देखो जब मैं कह रही हूं टेल मी, यू कैन टेल मी द आंसर, एंड जो ज्यादा ही टैलेंटेड है, द ब्राइटेस्ट ऑफ द लॉट, व्हाट आर यू सपोज टू डू, यू आर सपोज टू गिव मी द आंसर फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस। चारों ऑप्शंस के लिए आप मुझे आंसर बताइए क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके सामने।
ओके, वोकैबुलरी की जो अधिकतर चीजें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोनम्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारी की सारी मैंने आपके लिए पूरी सीरीज बना दी है A to Z अल्फाबेटिकली। उसको कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा, उसको कर लो। डोंट थिंक यू विल बी एबल टू प्रिपेयर यू टक 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 टक। इट टेक्स टाइम, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट टेक्स टाइम, गिव दैट टाइम एंड यू विल नेवर रिपेंट इट। आपको लगेगा मैम ने बिल्कुल सही हमारी तैयारी करा दी थी और आज तक मुझे याद है, आज से 10 साल बाद ये बोलोगे। बताइए, हियर इट इज, choose the correct option that can replace the word, and the word you have been given is chauvinist. The word given to you is chauvinist. Who is the chauvinist? इसकी pronunciation chauvinist है। ओके, देखो, a person who is blindly devoted to an idea, इसको हम क्या कहेंगे? A leader who sways his followers by his oratory skills, demagogue. DEMAGOGUE. A person who is appointed by two partners to solve a dispute. झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है और इन लोगों ने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था, we will not go to court. If you decided you will not go to court, तो कोई तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम हुई है उसका निपटारा कराएगा ना। तो कौन है वो कहलाता है आर्बिट्रेटर। Okay, when you don't go to court, you appoint a third person to solve your dispute. Such a person is known as arbitrator. Let me write that for you. ARBITRATOR, arbitrator. Yes, a person who exhibits excessive nationalism. What is he known as? Okay, ये आंसर है हमारा। D is going to be your answer. And I have left out the first one for you. A person who is blindly devoted to an idea, fanatic. कोई लॉजिक ही नहीं है। ओके, रिलीजन को लेकर लोग बड़े फनाटिक हो जाते कि नो, माइन इज द बेस्ट, माइन इज द बेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज डन। नेक्स्ट वन, वेरी नाइस। देखो, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, आपको ये मत सोचो कि एक ही, देखो यहां पर आपको 4 के मीनिंग आने चाहिए तभी तो आप मैच कर पाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्विकली मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट 2। व्हाट आर द वर्ड्स? ध्यान से पढ़ो। आई गिव यू 2 seconds, आई मूव टू अ साइड एंड यू क्विकली ट्राई टू डू दिस। कर ले, हो गया। लेट मी बिगिन विद लिंग्विस्ट, क्योंकि ये सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। लिंग्विस्ट, मल्टीलिंग्विस्ट, बाईलिंग्विस्ट। ओके, जिसको भाषा का बहुत अच्छा नॉलेज हो, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। मल्टीलिंग्विस्ट, ही नोज मल्टीपल लैंग्वेजेस। Okay, so linguist is going to be a person skilled in foreign language. So B goes with 1. Fine. Next, indolent. INDOLENT, indolent. If you are preparing for an exam, you can't be indolent. So what am I trying to say? I'm trying to say you can't be lazy. Okay, यहाँ indolent के साथ आ जा रहा है आपका 2. ठीक है। gullible कौन होता है? gullible is a person जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। gullible 3. फाइन। और उसके बाद है एडवाइस गिवन बाय गॉड्स, ओरेकल। तो मुझे बताओ माय डियर, 4 1 2 3 कहां पर है? 4 1 2 3, 4 1 2 3 इज हियर। क्वेश्चन 25, आंसर इज ए। Question 25, what is my answer? Question number 25, my answer here is going to be A. Yes, my dear students, now we have a slightly tricky question. मजा आने वाला है, बताओ मुझे। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पर। Okay, what does it say? Match the blanks in list 1 with suitable articles in list 2. Okay, you have been given 4 options. List 1 में आपके सामने 4 sentences हैं। चारों सेंटेंसेस में एक ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद क्या है? लिस्ट 2 है आपके सामने। लिस्ट 2 में आपको 4 चीजें दी गई हैं और आपसे पूछा गया कि बताओ लिस्ट 2 में से कौन सा आप लिस्ट 1 में फिलअप करेंगे।
ओके अब आपको आर्टिकल्स बड़े अच्छे से आने चाहिए कि कहाँ कहाँ आर्टिकल लगाया जाता है, क्या प्रॉपर नाउन के पहले लगाया जाता है, क्या म्यूजियम्स के नाम से पहले लगाया जाता है, ब्रिजेस के नाम से पहले लगाया जाता है. यू नीड टू नो ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स डू इट नाउ. ओके dash an unreasonably long explanation was given by the defaulter. Okay अब यहां पर देखो unreasonably, unreasonably it begins with a vowel sound. ओके और एक्सप्लेनेशन जो है ये नाउन है और नाउन्स वगैरह से पहले आर्टिकल लगता है और ये जो अनरीजनेबली और लॉन्ग है ये एडजेक्टिव्स हैं. तो क्योंकि आर्टिकल लगता है और वावल साउंड है तो यहाँ पर आएगा एन. An unreasonably long explanation was given by the defaulter. फिर उसके बाद देखो डैश BBC is starting a new documentary. BBC एक ही है, स्पेसिफिक है. ओके तो यहां पर आपका आर्टिकल द लगेगा. देर इज नो डाउट. द BBC इज स्टार्टिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्री. द कहाँ है इसमें? ओके द यहाँ है तो बी के साथ हमारा 4 और जो फर्स्ट वाला है एन तो यहां पर हमारा होगा 3. फाइन. थर्ड वाला द कोविड पैंडेमिक इज डैश यूनिवर्सल प्रॉब्लम. ओके अब यहां पर देखो द कोविड पैंडेमिक इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्योंकि यूनिवर्सल जो है ये वावल साउंड से शुरू नहीं होता है. कौन से वावल साउंड है कौन से वावल साउंड नहीं है ग्रामर के जो हमारे वीडियोस हैं उसमें आर्टिकल्स में मैं सबसे पहले मैंने यही समझाया है बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है. बिल्कुल डिटेल में आपका वो जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है हमारा उसका ये पार्ट है. ओके डैश ओनली सेलेक्ट वॉलेंटियर्स आर पार्ट ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज कैंपेन. ध्यान से देखिए. ओके हम द ओनली कहते हैं, द ओनली, या फिर हम ओनली द कहते हैं? बताइए मुझे, बताओ मुझे. डू आई से सपोज आई से बॉय, द ओनली बॉय या फिर ओनली द बॉय? ये क्वेरी मुझे किसी ने भेजी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस अप. ये क्वेरी किसी ने भेजी, बताओ मुझे. व्हाट डू वी से? डू वी से द ओनली बॉय और ओनली द बॉय? विच वन इज करेक्ट? उनका ये पूछना था. बोथ आर करेक्ट माय डियर, बोथ आर करेक्ट. जब मैं कहती हूं द ओनली बॉय, इकलौता लड़का, द ओनली बॉय हु डिड हिज वर्क, हु डिड हिज वर्क, इकलौता लड़का जिसने अपना काम किया था. द ओनली बॉय हु डिड हिज वर्क वॉज रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल. इकलौता लड़का. और जब मैं कहती हूं ओनली द बॉय, केवल लड़का, ओनली द बॉय हैज टू कम, नॉट हिज फादर. तो करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. अब यहां पे बताओ क्या यहां पर हम द लगाएंगे? द ओनली सेलेक्ट वॉलेंटियर्स, नो, कोई आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं तो यहां पर कुछ भी नहीं लगेगा. तो डी के साथ मेरा 1 है. सो नाउ सी, ए के साथ 3, ए के साथ 3 यहां है, ठीक है, और कहीं है ही नहीं. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. आंसर यहां पर हमारा क्या है? आंसर ए है. आई होप दैट इज क्लियर. वेरी नाइस. वन मोर क्वेश्चन विद आर्टिकल्स. बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपकी ग्रामर की टीचर्स आपको पढ़ाती रही. बताइए. चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके विक्रम रोट डैश लेटर टू हिज यूनिवर्सिटी येस्टरडे बट ही फॉरगॉट टू पोस्ट इट. अब बहुत ही सिंपल. आई डोंट थिंक एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. क्विकली, लेटर है, विक्रम रोट. ओके विक्रम रोट डैश लेटर टू हिज यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी होती तो फिर शायद आप में कुछ कंफ्यूजन हो जाती. बताइए यहां पर क्या होगा? एक लेटर मतलब एक ही है ना. लेटर के पहले मैनी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन कट गया. लेटर जो है ये वावल साउंड से नहीं है, एन कट गया. ये लीजिए सी. Vikram wrote a letter to his university yesterday but forgot to post it. So what is my answer? My answer here is going to be option C. Option C is the right answer. Next. ये लीजिए. Convert the following sentence into its exclamatory form. मैं कह रही थी ना कुछ देर पहले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. सिंपल सेंटेंस देकर इसका इंट्रोगेटिव बना दो, सिंपल सेंटेंस देकर इसका एक्सक्लेमेटरी बना दो. ओके और बहुत से लोगों ने मुझे कहा ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि सेंटेंस होता क्या है. माय डियर स्टूडेंट्स,
हमने बिल्कुल आपके लिए वहां से कवर कर दिया है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट है, दो तीन जब आप अल्फाबेट्स को एक साथ लिखेंगे तो ये वर्ड बन जाता है अगर सेंस है, ये वर्ड नहीं बनता अगर सेंस नहीं। वहां से आपके साथ स्टार्ट किया है, बिल्कुल वहां से फिर ले जाते सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं वो सब कवर्ड है। वेरी फर्स्ट जो ग्रामर का वीडियो है ना उसको आप देखो, उसमें ये सारी चीजें हैं। लूमिनर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसका फर्स्ट वीडियो ग्रामर वाला आप देखिए। बताइए, इसको बताइए अब आप। आई विश दैट आई वर यंग अगेन, आपको इसको एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए 28 का क्या होगा। ओके, यहां पर एक्सक्लामेटरी वर्ड्स देखिए, ये अलास, हुरा, आ, ओ, ये हैं, बताइए। ओके, अब इन वर्ड्स की यूसेज भी आपको बताई गई है। अलास कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा ना आहा भरने के लिए। हुर्रा ये विक्ट्री वगैरह के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, खुशी के लिए। आह, ओके, दैट आई वर यंग अगेन, ओह इफ आई वर यंग अगेन। ये बहुत से स्टूडेंट्स गड़बड़ करेंगे। बताइए मुझे, अब ये कह रहा है का आई विश दैट आई वर यंग अगेन, मैं काश फिर से जवान हो जाऊं, ये दिया गया है। हुर्रा तो हो ही नहीं सकता, इसमें सेलिब्रेशन है ही नहीं। आह, ये जो आह वाला है ये जनरली इन पेन वगैरह जब होता है ना तब यूज किया जाता है, तो ये भी हमारा कट जाता है। ओह पछतावे के लिए यूज होता है, ये भी कट जाता है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, अलास इफ आई वर यंग अगेन। ये इफ भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि उसकी एक इच्छा है। ये जो इच्छाएं होती है ना, इफ आई कुड विन द लॉटरी, इफ आई कुड बी यंग अगेन, ये वो है। ध्यान से थोड़ी बारीकी से देखो, प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। ए इज माई आंसर। क्वेश्चन 28, आंसर ए, दिस इज माई आंसर। चलिए आगे देखो, आगे देखो आपके सामने क्या दिया गया, मुझे बताओ। What a delicious meal is an exclamatory sentence for which of the following assertive sentence। पहले क्या किया, आपसे पूछा एक्सक्लेमेटरी कौन सा है इनमें से, ये पूछा ना। अब क्या किया, आपको एक्सक्लेमेटरी दे दिया। एक्सक्लेमेटरी क्या है, व्हाट अ डिलीशियस मील। एक्सक्लेमेटरी की एक पहचान और क्या होती है कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा ये इस तरह से। ओके, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस इनमें से कौन सा इसके लिए, इट वॉज वॉट अ डिलीशियस मील। बताओ, द मील इज वेरी डिलीशियस, इट इज अ मील वेरी डिलीशियस, या दिस वर अ डिलीशियस मील। बताइए, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। आई गिव यू 2 seconds, प्लीज डू इट। देखिए, बताइए। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट अ डिलीशियस मील। ओके ओके, हम ऐसे कब कहते हैं, व्हाट अ हॉट डे, इट इज अ हॉट डे, ये उसका सिंपल सेंटेंस होगा, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। यहां पे पास्ट टेंस की यूसेज है ही नहीं। जब हम मेरे सामने कोई चीज है, मैं कहूंगी व्हाट अ डिलीशियस मील, व्हाट अ गुड लुकिंग गर्ल, व्हाट एन एक्सीलेंट ऑफर, व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, व्हाट अ टफ क्वेश्चन, व्हाट अ प्रॉम्प्ट आंसर। राइट, अब देखो इसमें पहले में क्या गड़बड़ हो गया, पास्ट टेंस यूज हो गया, इट वॉज वॉट अ डिलीशियस मील, और वॉट भी नहीं आएगा, वॉट तो हमारा एक्सक्लेमेटरी में आ गया। ओके, यहां पर देखिए, इट इज अ मील वेरी डिलीशियस, यहां पर ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इस पार्ट का ये गड़बड़ है। इट इज अ वेरी डिलीशियस मील। ओके, जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आने थे यहां पर, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। दिस वर, ये वर पास्ट टेंस हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। सो व्हाट्स माय आंसर, व्हाट्स माय आंसर, तीनों तो काट दिया। अब तो बताओ 29, माय आंसर इज गोइंग टू बी बी। आई होप दैट्स क्लियर। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 is in front of you. Fill in the blanks with the correct preposition. simple question है, correct preposition लगाओ। The gift was so beautiful that he was overwhelmed dash joy.
ओके ये आपके सामने है। कितने लोगों को ओवरवेल्म्ड का मीनिंग नहीं पता? जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको ओवरपावर कर लेती हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस बाहर आने लगती हैं, देन ओवरवेल्म्ड इज यूज। टेल मी द आंसर। आई एम मूविंग टू अ साइड, क्विकली क्विकली। क्वेश्चन नंबर 30 is in front of you. Give me the answer. क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखिए। ओवरवेल्म्ड आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए होता है, और आप चाहें तो वहां पर एक नोट लिख लीजिए। ओके, ओवरवेल्म्ड विद जॉय। ओके, ओवरवेल्म्ड विद जॉय हम कब यूज करते हैं? मैं आपके लिए लिख देती हूं, ओवरवेल्म्ड विद जॉय। दिस मीन्स यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, तो यहां आंसर 30th के लिए ए। A is the right answer. Question number 30, my answer is A. Next one. Which of the following statements is incorrect? ये है आपके सामने और आपको बताना है कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, क्विकली 31 का आंसर आपको बताना है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? एक तो आपका सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, एक सेंटेंस दे देंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बताओ वेयर इज द एरर। एक तो वो आ जाता है, एक ऐसे आ जाते हैं एक ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको 3 जो है हमारे वो करेक्ट है और एक हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ हिंट, बिकॉज मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू गिव यू अ हिंट। जो एरर है हमारा वो एरर ऑफ नाउन्स है। एरर ऑफ नाउन है। चलो अब करने की कोशिश करो, अब करने की कोशिश करो क्विकली क्लास, आई एम वेटिंग। ओके देखो, द लायन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्राउन, नो एरर, ठीक है। हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, ठीक है। आपने ये नर्सरी राइम सुनी होगी ना, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स सोल्जर्स, ऑल द किंग्स मेन कुड नॉट पुट हमटी डम्टी टुगेदर अगेन। यस, वही हमटी डम्टी है, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगला, अब 3 करेक्ट हो गए, अब बता दो कौन से में गड़बड़ है? गड़बड़ इसमें है, देयर इज अ कैटल इन टू द फील्ड, ये गड़बड़ है। ओके, आपकी अच्छी किस्मत कि आपको ये नहीं कहा जाता कि गड़बड़ को दूर करो और सेंटेंस को सही करो, ये नहीं कहा जाता। लकी यू। नाउ वेयर इज द एरर? एज नीरू मैम आई हैव टू टेल यू दैट। ओके, ये ए नहीं लगेगा। ओके, ये नहीं लगेगा। जो वर्ड कैटल है, ठीक है, उसको हम कैटल ही लेते हैं, उसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, उसके पहले ए नहीं लगेगा। करेक्ट, सो देयर इज कैटल। और ये इनटू भी जो है ये गड़बड़ है। इनटू प्रेपोजिशंस वाले वीडियो में पूरा डिटेल में आपके लिए कवर्ड है, इनटू कहाँ यूज होता है, इनटू और इनका डिफरेंस क्या है। यहां पर सिंपल हमें इन लगाना है, देयर इज कैटल इन द फील्ड। सो माई एरर हियर इज इन पार्ट डी। ओके, दैट्स द वन। Next, fill in the blank with appropriate modal. Very nice. You dash obey your parents. ये है आपके सामने, you dash obey your parents. Simple question, my dear students. Please try to do this. Question number 32. Question number 32. Please try to do it. Fill in the blanks with appropriate modal. Okay. ये आपने कितने तो पढ़े हैं। शुड कहाँ लगता है, कुड कहाँ लगता है, मस्ट कहाँ लगता है, बताइए मुझे। ओके, अगर मैं कहूं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आई एम नॉट रॉन्ग। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, नॉट रियली रॉन्ग। यू कैन ओबे योर पेरेंट्स, मजा तो नहीं आया सुन के। यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट है, कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लगेगा कि मैम ये दोनों ही हमारे आंसर्स जो है वो करेक्ट हो रहे थे, बट इन ऑल दो सिचुएशंस यू हैव टू गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। एंड हियर द मोस्ट आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, स्ट्रांगली आपको वो कह रहे हैं, तो आंसर यहाँ पर है बी। क्वेश्चन 32, माई आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी। 32, बी इज माई आंसर। मस्ट, MUST, must. Next one. Choose the appropriate option to complete the following statement. After the meeting concluded, I dash give my side of the story. This is the question in front of you. Okay, phrases. I left to,
allowed to, was allowed for, was allowed to. ओके आपको मैं बताती हूँ, अब ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। ओके उसके बिना आप ऐसे ही हवा में बस ये वीडियोस देख रहे हो, हाउ विल इट वर्क आउट माय डियर? I want you to do well in the exam. I want you to get your favorite ranks and everything and go to the places you want to go to. अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारा गिव आया हुआ है। गिव आया हुआ है ना? गिव क्या है? गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस में क्या हो जाता है? ये गिव, गेव, गिवन, ऐसे है ना? तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसके पहले क्या आता है? हमने किया है ये, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू यहां पर है और यहां पर है, इन दो ऑप्शंस में है। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, बाय क्लियरिंग द एग्जाम, फॉर राइटिंग आई नीड अ गुड पेन। समझ में आया? For watching the videos, I need a laptop. Okay, for making these videos, I need uninterrupted internet connection. Did you get my point? यहाँ पे verb की first form है, तो for वाला option मेरा eliminate हो ही गया सबसे पहले, क्योंकि for एक preposition है। Am I right? अब यहाँ पे देखो, okay, after the meeting concluded, concluded clearly tells you it's which tense? It's past tense. पास्ट टेंस है ना? पास्ट टेंस है, बिल्कुल पास्ट टेंस है, कंक्लूडेड हो चुका। जब मीटिंग खत्म हुई, आई वॉज अलाउड टू, क्योंकि यहां पर ये पास्ट टेंस भी हो गया, अलाउड अनुमति देना हो गया, एंड टू वर्ब की फर्स्ट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई। सो व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। आफ्टर द मीटिंग कंक्लूडेड, आई वॉज अलाउड टू गिव माई साइड ऑफ द स्टोरी। कम ऑन, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 34। 34, ये मत कहना हमें नहीं आता, हमें नहीं आता मत कहना। आपको 9th 10th 8th जितने लेटर्स आपने लिखे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, उसमें टीचर सबसे पहले क्या कहती? देखो जी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना। आपको इतने सारे मार्क्स तो जो हैं फिर मिल जाएंगे फॉर फॉलोइंग द राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर फॉलोइंग द राइट पैटर्न, कि भाई पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट एंड ऑल दैट। देखो ये उसी से रिलेटेड है। द फर्स्ट थिंग टू बी रिटन व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर इज, ओके जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं कि लेटर टू अ प्रिंसिपल किस टाइप का लेटर है, लेटर टू फादर किस टाइप का लेटर है, लेटर टू कोच किस टाइप का लेटर है। तो सबसे पहले क्या सिखाते कि फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, वहीं से शुरू है। तो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, तैयारी करनी कि बिल्कुल ये मत सोचना है बिल्कुल बेसिक है, नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा और आपको सरप्राइज कर देगा। देखो द फर्स्ट थिंग टू बी रिटन व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं या सब्जेक्ट लिखते हैं? बताइए आप मुझे, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। वेरी सिंपल, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। आंसर यहां क्या है? बी। सबसे पहला लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे फिर डेट आती है, फिर उसके नीचे रिसीवर्स आता है एंड ऑल दैट। मेरे को थोड़ी सी खुजली हो रही है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछने की। आई वॉन्ट यू टू गिव मी द प्लूरल फॉर एड्रेस। इसका प्लूरल होगा एड्रेसेस, राइट? ये स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपको 4 स्पेलिंग देके पूछ लेंगे, बताओ कौन सी करेक्ट है, बताओ कौन सी इनकरेक्ट है, या एड्रेस की ही 4 स्पेलिंग दे देंगे और बताएंगे बताओ कौन सी करेक्ट है। उस टाइप में एड्रेस जो है स्पेलिंग्स के लिए एग्जामिनर का फेवरेट होता है। ठीक है, एड्रेसेस की स्पेलिंग आप मुझे बताइए, कितने एस कितने डी आएंगे? फाइन, लेट्स मूव ऑन। ओके, which amongst the following is not a part of an informal letter? शाबाश, लेटर से हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। अब आपको मुझे बताना है which among the following is not a part of the informal letter? क्वेश्चन 35 है आपके सामने। जो इनफॉर्मल लेटर होता है
ओके, इनफॉर्मल लेटर, 3 लोगों के नाम बताओ जिनको ये लिख सकते हैं हम। इनमें से क्या इनफॉर्मल लेटर का हिस्सा नहीं है? एड्रेस ऑफ द सेंडर, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, सिग्नेचर, इनवॉइस। आंसर सी, इनवॉइस, INVOICE. This is your answer. Okay, next one, question 36. Question 36 is here. Which amongst the following options carries the correct spelling? और word क्या है आपके सामने, बताइए? Phenomenology, that's the word. Question number 36. Phenomena, phenomenon, ये सारे सुने हैं आपने? ओके, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में, सिंगुलर प्लूरल देखो, ओके, नाउन्स में। अब क्वेश्चन नंबर 36 आप ध्यान से देखिए। ओके, अच्छा, आई वुड लाइक टू, चलो इसको ना हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी आप एक बार याद कर लेना। ये है किस चीज की स्टडी? ये है स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। और इसकी राइट स्पेलिंग क्या है? राइट स्पेलिंग ऑप्शन सी है। Okay, not an easy word, my dear, not an easy word at all. Okay, option C. Next, identify the incorrect example of past perfect tense from the given options. Okay, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना कर पाए, घबराना मत, इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिंपल एग्जामिनर कह रहा है लो जी नंबर ले लो। वो कौन से क्वेश्चंस थे? वो जो हमने 2 लेटर्स वाले किए ना, वो थे। ये बताइए आप मुझे, ये बताओ। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब आपको मुझे यहाँ पर बताना है विच आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले तो आपको पता हो ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? यू नीड टू नो दैट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या यूज होता है? उसमें यूज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज होता है। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हम ये बताना चाहते हैं कि एक इंसिडेंट दूसरे से पहले खत्म हो गया था। आप अगर मेरी क्लास अटेंड करने आते हैं और आप देखते हैं कि मैम तो मेरे स्टार्ट करने से पहले जब मैं पहुंचा मैम क्लास शुरू कर चुकी थी, तो आप क्या कहेंगे? पहले क्या हुआ? पहले मैम ने क्लास स्टार्ट की। मैम हैड स्टार्टेड द क्लास बिफोर आई स्विच्ड ऑन माई लैपटॉप। मैम हैड स्टार्टेड द क्लास बिफोर आई रीच्ड। अब यहां देखो, आई हैड गॉन टू द जिम बाय द टाइम यू अराइव्ड। तुम्हारे आने से पहले मैं जिम जा चुका था, बिल्कुल सही है। 37 में जो फर्स्ट वाला है हमारा, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। आगे देखो, आई हैड रिटायर्ड टू बेड व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। जब गेस्ट्स आए मैं सोने जा चुका था, करेक्ट है, ये लीजिए। ऑप्शन सी देखो, आई हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू स्विम इन द पास्ट। पास्ट में मुझे तैरने के बड़े अवसर मिले। क्या इसमें 2 घटनाएं हैं? नो, है ही नहीं। सिंपली कह रहा है कि पास्ट में मुझे बहुत सारे अवसर मिले, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इसमें देखो 2 इंस्टेंसेस हैं, आपका जिम जाना और दूसरे व्यक्ति का आना। ओके, आपका सोने जाना और गेस्ट्स का आना। अब यहां देखो, आई हैड जस्ट स्टेप्ड इनटू माय ऑफिस व्हेन द फोन रैंग। ओके, आपका ऑफिस पहुंचना और फोन का आना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हमारी सी में है, सी, बिकॉज आपको वही बताना है ना इनकरेक्ट कौन सा है। सी, सी इज इनकरेक्ट। ये लीजिए। ओके, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। नो, एक तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है, नंबर 1। और अगर एक टॉपिक आपको मैं बता रही हूं, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपके 3-4 क्वेश्चंस करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पॉट द एरर इससे बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स इससे बन सकता है, इस तरह के मैचिंग के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स, तो इसकी पूरी अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक मैंने आपके लिए पूरे जो है वो बना दिए हैं। ठीक है, अब आप देखो,
What does it say? Match the phrasal verbs in list one with their meanings. अच्छा, phrasal verb होता क्या है? एक verb होगा और उसके साथ एक preposition को हम जोड़ देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये preposition change होगी, phrasal verb का meaning बदलेगा. Get into and get off, get across and get up. एक तो मैं कहूं आई गेट अप एट 6 in the morning, या आई गेट अप एट 5 in the morning. गेट अप का मतलब जागना, उठना, समझ में आया? और अगर मैं कहूं वॉट आई सेड डिड इट गेट अक्रॉस टू यू, यानी कि क्या मेरी बात तुम तक पहुंची. गेट अक्रॉस का मतलब ये भी होता है, समझ में आया आपको? तो फिर जैसे जैसे प्रेपोजिशंस बदलते हैं उस फ्रेज का मीनिंग बदलता है. दैट्स अ फ्रेजल वर्ब. ओके, अब यहां देखो आपको 4 दिए गए हैं, फिर उनका मीनिंग दिया गया और उनको मैच करो. कम ऑन, डू इट. ये है आपके सामने. आई गिव यू 2 minutes. I'll give you 10 seconds. I can't afford to give you 2 minutes. बताइए बताइए इसका आंसर. आई एम गिविंग यू सम टाइम. ध्यान से देखो. अच्छा, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. एक तो मुश्किल क्वेश्चन है भाई, और कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपके आंसर्स दिए गए हैं उनमें से कोई आंसर भी नहीं है, कोई आंसर भी नहीं है. ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू गो विद द क्लोजेस्ट. ओके, और स्टूडेंट इस पे बहुत टाइम भी लगा देता है क्योंकि आंसर कोई सही है ही नहीं. मैं भी आपके लिए करती हूँ, आप देखते जाना. स्टैंड अप फॉर का मतलब क्या होता है? स्टैंड अप फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज का समर्थन करना, सपोर्ट करना. तो ए के साथ हमारा 3 जाएगा. फाइन. फिर है स्ट्रक ऑफ. स्ट्रक ऑफ का मतलब क्या होता है? स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है रिमूव्ड. ओके, किसी चीज को जिसको हटा दिया गया है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड में क्या था? मास्क लगाकर घूमिए. ओके, बट वंस थिंग्स बिकेम नॉर्मल दैट रूल वाज स्ट्रक ऑफ, इट वाज रिमूव्ड. ओके, फिर है हमारा टेल अगेंस्ट और है हमारा टर्न अगेंस्ट. टर्न अगेंस्ट होता है टू बिकम हॉस्टाइल, किसी के खिलाफ हो जाना. सो यहां पर है हमारा 2, ऑप्शन 2 के साथ ये जा रहा है. फिर यहां पर आगे देखिए टेल अगेंस्ट. टेल अगेंस्ट का होता है प्रूव अनफेवरेबल. ये है, ठीक है. तो 3 1 4 2. अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारा 3 यहां पर है, ठीक है, और कहीं भी नहीं है. वैसे तो 3 1 4 2 कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ देम विल गो. बट इफ आई हैव टू मार्क एनीथिंग आई विल गो विद ऑप्शन सी. फिर मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगी बिकॉज यही क्लोजेस्ट है. ओके, चलिए आगे चलो. ये रहा आपके सामने. चूज द सेंटेंस इन विच द फ्रेजल वर्ब यूज ऑफ पॉलिश ऑफ हैज बीन यूज्ड करेक्टली. देखो मैंने अभी कहा फ्रेजल वर्ब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ओके, अब यहां पर देखिए पॉलिश ऑफ. पॉलिश ऑफ क्या? पॉलिश ऑफ का मतलब जूता पॉलिश करना है. चूज द सेंटेंस इन विच द फ्रेजल वर्ब यूज ऑफ पॉलिश ऑफ हैज बीन यूज्ड करेक्टली. ये आपको यहां दिया गया है. आपके लिए मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर यहां सॉल्व कर रही हूं. 22 मई 2023, 22 मई 2023 को ये पेपर आपको दिया गया था. ओके, तो कोई भी किसी प्रकार की गलतफहमी में मत रहना. मैम ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं. हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप जाग जाइए, वेक अप. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिश ऑफ? पॉलिश ऑफ का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में सिंपल भाषा में कहते हैं ना, चपत कर गया. चपत कर गया मीन्स वो खा गया. दैट इज द मीनिंग. ओके, पॉलिश ऑफ. द सर्वेंट पॉलिश्ड ऑफ द शूज. आप में से बहुत सारे इसके साथ जाएंगे. नो, ये जूता पॉलिश करने वाला पॉलिश नहीं है. माई ब्रदर पॉलिश्ड ऑफ ऑल द केक दैट वाज इन द बॉक्स. करेक्ट, दिस इज माई आंसर बी. द स्पीकर पॉलिश्ड ऑफ हिज स्पीच ब्यूटिफुली. नो. ऑल द स्टूडेंट्स पॉलिश्ड ऑफ देयर टेक्स्ट बुक्स. नो. आंसर यहां पर बी है. पॉलिश ऑफ करने का मतलब ही होता है टू कंज्यूम समथिंग, टू ईट समथिंग. दैट्स द मीनिंग. ओके, मूव ऑन. ये लीजिए. मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट 2. ओके, पूरी की पूरी सीरीज है ऑन होमोनिम्स, होमोनिम्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स.
कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ओके। होमोनिम्स अलग चीज होती हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स अलग होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो है दे आर गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलर वे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ, ये वाला सी और ये वाला सी, दिस इज समुद्र वाला सी और ये देखने वाला सी है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन है कि किसको कहाँ यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ सिंपल क्वेश्चन, इफ आई से डू यू नो द डिफरेंस वेयर टू यूज ईयर एंड वेयर टू यूज लिसन, क्या आपको पता है हम हियर कहाँ लगाएंगे या लिसन? मैं आपसे क्या कहूंगी, आर यू लिसनिंग टू मी, या फिर मैं ये कहूंगी डिड यू आर यू हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, विच वन इज बेटर, राइट? हमने आपके लिए ओके पूरी की पूरी सीरीज बना दी है, अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की भी, होमोनिम्स की भी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों के लिए लग जाओ, आपको काफी इंप्रूवमेंट फील होगा। और ये सारी जितनी भी मैं सीरीज कह रही हूँ, ये लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है, सब उसका एक पार्ट है, ओके। सो यू नीड टू हैव दैट कोर्स। नाउ लेट्स सी, हमारे सामने है पेट्रोल, पेट्रोल, साइट, साइट, ये चार हैं, ओके। अब ये वाला जो पेट्रोल है, ये कौन सा पेट्रोल है? इट इज अ फ्यूल लिक्विड यूज्ड इन व्हीकल्स, सो ऑप्शन 3। ये कौन सा पेट्रोल है? पुलिस रात को गश्त लगाती है ना सेफ्टी के लिए, ये वो है, गो अराउंड चेकिंग फॉर सेफ्टी, सो दिस इज 4। ये वाला CITE, साइट, ओके, साइट और SITE, साइट, ओके। एक हम कहते हैं ना, मैं फैक्ट्री के लिए मैंने नई साइट देखी है, नई जगह देखी है, विच इज दैट वन? दिस इज दैट इज SITE, प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज सिचुएटेड, ये 2 है। और CITE, टू कोट वर्ड्स फ्रॉम अ बुक, ये 1 है। सो 3 4 1 2 कहां पर है? 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है। इज इट इन ऑप्शन सी? प्लीज टेल मी। क्वेश्चन नंबर 40, यस, देख लिया आपने ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 40 विल गो विद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, प्यारा जंबल, प्यारा जंबल। इट्स नॉट योर फेवरेट, व्हाट्स योर फेवरेट देन? आई एम श्योर यू मे हैव टू मेनी फेवरेट्स, यू आर कंफ्यूज्ड, टेल मी, ओके। देखो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फार्मर्स फियर लार्ज स्केल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बताओ, बताइए बताइए। 41 है आपके सामने, टेक योर टाइम, डू इट। 41, ध्यान से देखो, क्वेश्चन 41 इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू नीड टू डू इट। अब इसमें व्हाट डू यू थिंक, ओके, क्या हो सकता है सब्जेक्ट हमारा? ओके, फार्मर्स फियर हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक जोन्स हो सकता है, यही दो हो सकते हैं, ओके। ई बिगिनिंग कोई है ही नहीं, दैट मेक्स आवर वर्क इजियर। अगर हम ऑप्शंस देखें, देयर इज नथिंग बिगिनिंग विद ई, एम आई राइट? सो फार्मर्स फियर, बी को मैं ट्राई करती हूँ, बी को मैं फर्स्ट ले लेती हूँ। फार्मर्स फियर व्हाट डू फार्मर्स फियर? फार्मर्स फियर, ओके, बी। यहां पर हमारा सब्जेक्ट भी आ गया और हमारा वर्ब भी आ गया। व्हाट डू दे फियर? दे फियर, ओके, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ओके, सी आएगा और उसके बाद ए आएगा। फार्मर्स फियर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, किससे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, डी फॉलोड बाय ई, ओके। ये होगा आपका आंसर, BCADE, BCADE जो है ऑप्शन सी में है, ओके। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आई फेल्ट इट वाज स्लाइटली ट्रिकी। 41, योर आंसर इज सी। नाउ लेट्स डू दिस वन, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू स्प्यूरियस। ये वर्ड आपको दिया गया है स्प्यूरियस, स्प्यूरियस होता है बनावटी, नकली, ओके, उसके लिए ये यूज हो जाता है। ऑप्शंस देखिए, ग्रेचुअस, ग्रेशियस, genuine, genial. Can you give me the meaning of all the 4 words? Can you give me the meaning of all the 4 words? Gratuitous क्या होता है? ये होता है something which is unnecessary. Okay, unnecessary. Gracious, gracious होता है somebody who carries himself in a very nice way. Gracious kind भी होता है, okay, very kind, very polite, उसके लिए भी यूज हो जाता है kind. जेन्युइन, जेन्युइन वास्तविक, रियल,
और जिनाइल होता है फ्रेंडली। अब अगर मैंने आपसे कहा कि जो वर्ड आपको दिया गया उसका मतलब होता है नकली बनावटी, तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 42, सी इज माय राइट आंसर। ओके, अगर ये नकली है तो वो रियल है, जेन्युइन इज माय राइट आंसर। ये लो, द फूड सर्व्ड फॉर लंच वॉज insipid. Rewrite the given sentence by giving the antonym of the underlined word, and my underlined word here is insipid. ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। 43 है आपके सामने, बताइए 43। 43 है आपके सामने। सो द फूड सर्व्ड, ओके, द फूड सर्व्ड फॉर लंच वॉज इंसिपिड। कभी कभी क्या होता है ना, आप सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको कुछ आइडिया लग जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, पर इसमें नहीं लग रहा। ओके, इंसिपिड होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस। ओके, insipid is tasteless. Rewrite the given sentence by giving the opposite of tasteless. ओके, अब opposite of tasteless यहां पर होगा delicious, D. The food served for lunch was delicious. ओके, आप में से कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, टेस्टलेस पर निशान लगा देंगे, पर आपको देना क्या है, एंटोनिम, स्वीट, मीठा, स्पाइसी, मसालेदार। ओके, सो दिस इज नॉट द आंसर, माय आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। आगे चलो, ये लीजिए, मैच द ब्लैंक्स इन लिस्ट 1 with the correct adverbs in list 2. This is in front of you. This is question 44. Okay, चलिए आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। अच्छा, मैं सबके मीनिंग्स बता दूं, एवर, अच्छा मीनिंग बताने की तो जरूरत ही नहीं है, तो बड़े सिंपल सिंपल से ही हैं वर्ड्स। He will pay dash for his mistake. He will pay dearly for his mistake. यहां पर हमारा नंबर 3 आएगा, डियरली। ओके, व्हेन वी से यू विल पे डियरली, यू विल सफर डियरली, क्या इसका मतलब है बहुत प्रेम? नो नो नो, मतलब हेवीली, बुरी तरह से। ओके, वहां पर ये यूज होता है। आई डू नॉट रिमेंबर एवर हैविंग मेट हिम, यहां पर 1 आएगा, एवर। ओके, आई डू नॉट रिमेंबर एवर हैविंग मेट हिम, हमारा एवर भी हो गया, हमारा डियरली भी हो गया। ओके, राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ स्केर्सली सेंचुरी, बताइए, या एनीवन बिलीव्स इन घोस्ट स्टोरीज दीज डेज। राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ डैश सेंचुरी, ये आपके सामने है। ओके, ये दो, राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग, अब यहां पर ओनली भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली हो तो यहां पर एन होना चाहिए। ओके, तो मैं स्केर्सली भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा है। सो व्हाट हैपेंड टू दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन वाज अगेन गिवन इनकरेक्टली। ओके, ये भी एक वो क्वेश्चन था जिसके जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से कोई भी फिट नहीं हो रहा था। फाइन, अगर मैं इसको ऐसे करूं, राज सक्सीडेड इन स्कोरिंग, अच्छा ओनली तो हो ही नहीं सकता, एवर भी नहीं हो सकता, नन ऑफ देम। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये रहा, संजीव स्टेड एट वर्क डैश, ही कुड कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। ओके, बताइए, संजीव स्टेड एट वर्क डैश इन स्पाइट ऑफ, मीनवाइल, ऑल्दो, सो दैट। ओके, आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग और यूसेज, जो कंजंक्शंस होते हैं वो कहां लगाए जाते हैं, वेयर आर दे एग्जैक्टली यूज्ड। ओके, संजीव स्टेड एट वर्क इन स्पाइट ऑफ, ही कुड नॉट, ही कुड कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। बताइए मुझे, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द रेन्स द मैच वॉज कंडक्टेड। ओके, मीन वाइल my mother was cooking, meanwhile my father was watching TV. Although, so that यहां पर सबसे अप्रोप्रिएट है। हम so that कहां लगाते हैं? जहां हम कोई रीजन दे रहे हैं। I have joined the classes so that I score well. I have joined the classes so that my English improves. Okay, I am giving so many examples so that you improve. तो यहां पर संजीव काम पर क्यों रुका? संजीव स्टेड एट वर्क सो दैट ही कुड कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। आंसर डी। इज इट क्लियर? व्हाट्स माय आंसर? आंसर इज डी।
Okay, out of the four alternatives, choose the one that suits the that suits the best as a question tag for the sentence. Question tag, हाँ, question tag बताओ. इसके 4 बेसिक रूल्स हैं, उनको अप्लाई कीजिए. क्वेश्चन टैग्स की जो वीडियो है, ओके, लुमिनेयर का हमारा जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है. जिंदगी में कभी आपको क्वेश्चन टैग की दिक्कत नहीं होने वाली. ओके, शी रेयरली अटेंड्स द क्लास. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, नॉट एन ईजी क्वेश्चन, नॉट एन ईजी क्वेश्चन. ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि रेयरली इज अ नेगेटिव वर्ड. रेयरली, सेल्डम, नेवर, नो, नॉट, ये सारे नेगेटिव हैं. यहां पर देखो, शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. ओके, और यहां पर टेंस कौन सा है? शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, इसमें टेंस कौन सा है? अटेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट में हम डू डस लगाते हैं ना, तो ये होगा डज शी. आंसर इज ए. Question number 46. What's going to be my answer here? 46. My answer is A. Question number 46. Okay. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, देखो यहां पर अगर आप देखें, शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, ये वाला हमारा कट नेगेटिव है, कट गया. ये नेगेटिव है, ये भी हमारा कट गया. ओके, और ये इज हमने लगाया है, ये नहीं लगेगा, तो डज शी ए इज माई आंसर. 46A. Rearrange the words in the correct order to form a meaningful sentence. Very very nice, very nice. आपको words दे दिए गए हैं. Ever happens by chance nothing, ये आपको यहां दिया गया, बताओ. ओके, सब्जेक्ट क्या हो सकता है इसका? सब्जेक्ट ढूंढो सबसे पहले, क्या हो सकता है? ओ, सब्जेक्ट भी क्यों ढूंढो, यहां से करने की कोशिश करेंगे क्या आप बताइए इसका आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 47 इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, हम स्टार्ट करेंगे नथिंग से. नथिंग, ओके, ये रहा आपका नथिंग. ओके, हैपेंस हमारा जो है ये वर्ब है. हैपेंस इज माय वर्ब. एवर एडवर्ब है, ये जनरली वर्ब के पहले ही यूज होता है. सो नथिंग एवर हैपेंस बाय चांस. आंसर हियर इज गोइंग टू बी सी. मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है 47 के लिए. आंसर इज सी. बाई चांस एवर नथिंग हैपेंस, ये इनकरेक्ट है. बाई चांस, ये एवर की जो पोजिशनिंग है ये गलत है. ओके, नथिंग हैपेंस एवर बाई चांस, ये भी करेक्ट हो सकता है, बट दिस इज अ बेटर ऑप्शन. ऑप्शन सी इज द बेटर ऑप्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फेदर इन वंस कैप? ये ईडीएम है, idioms. Okay, feather in one's cap. What is the meaning of the phrase feather in one's cap? Quickly tell me, what is the meaning of this phrase feather in one's cap? बताओ. पुराने टाइम में क्या होता था, ट्राइबल्स होते थे. ओके, वो जाके किसी बड़े से पक्षी का, ऑस्ट्रिच टाइप पक्षी का शिकार करके लाए, एंड to show that they have achieved something, they would feel that they have killed such a huge bird, it's an achievement. तो उसका वो एक फेदर लेकर अपनी कैप में लगाते थे to show an accomplishment, कि देखो हमने ये तीर मारा है. आज के जमाने में मेडल लगा लेते हैं, अगर आर्मी वगैरह में होते हैं उनको मेडल्स मिलते हैं if they have done something great. Okay, you will have a feather in your cap if you do well in the exam. You will have a feather in your cap if you score more than 90% in your CBSE exams. Correct? अब बताओ यहाँ पर, तो feather in the cap क्या होगा? Something that you have achieved and are proud of, something that is fragile and thus important to you, something that exists in colors and makes you stand out, something that makes you feel soft and delicate, something that you have achieved and you are proud of. समझ में आया? आंसर यहां पर क्या है? ए. दैट्स माय आंसर. हियर read the text below and identify the option that shows the use of an idiomatic expression. Very tricky and a roundabout question. Tricky और roundabout question है ये. देखो सारा पेपर इजी नहीं आएगा. ओके, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कुछ एक स्टूडेंट्स ही अटेम्प्ट करेंगे, एंड दैट विल क्रिएट द डिफरेंस कि अच्छा ये टॉपर में आ गया और ये एवरेज में आ गया. आपको
आपको हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, सबसे पहले आपको पूरी ग्रामर आए, उसके बाद आपको सारी वोकैब आए। ओके, उसके बाद जो है आप सफिशिएंटली प्रैक्टिस करें, बहुत सारे मॉक टेस्ट दें। ओके, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और हमारा जो कोर्स है लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स, वो सारी चीजें जो है आपको दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर, रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट शोज द यूज ऑफ, ये मैंने पढ़ दिया था आपके लिए इंस्ट्रक्शन। आई वेंट टू स्टे विद माई कजिन लास्ट मंथ, वी आर ऑफ द सेम एज but have very little in common. He loves sports and I hate it. Here you have. और उसके बाद इन्होंने क्या किया आपके लिए, इन्होंने 4 पार्ट्स यहां दे दिए। Stay with, have very little in common, are of the same age and loves sports. ये 4 आपको यहां पर इस तरह से दे दिए गए हैं। Tell me quickly, stay with तो कोई idiom ही नहीं है, have very little in common, yes, ये है हमारा आंसर। ओके, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, लास्ट सेंटेंस देखो, ही लव्स स्पोर्ट्स एंड आई हेट इट, तो 2 अलग किस्म के लोग हैं ना, एक को स्पोर्ट्स पसंद है और एक को स्पोर्ट्स से नफरत है। करेक्ट, राइट। सो टू हैव वेरी लिटिल इन कॉमन का मतलब यही होता है कि 2 लोगों का बहुत डिफरेंट होना। लाइक चॉक एंड चीज, एक और ऐसा ही इडियम है। ओके, व्हाट डज दैट मीन, लाइक चॉक एंड चीज, इसका मतलब भी यही होता है कि 2 बहुत ही भिन्न चीजें, बहुत ही भिन्न चीजें। ओके, और 2 बहुत सिमिलर चीजों के लिए कौन सा इडियम होता है, लाइक पीज इन अ पॉड, मटर के दाने आसपास बिल्कुल, लाइक पीज इन अ पॉड। ओके, सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी, बी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। Choose the option that serves as an adjective clause. First chapter बताइए, फर्स्ट चैप्टर लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स का जो ग्रामर का है, फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, वो देखना है। ओके, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट सर्व्स एज एन एडजेक्टिव क्लॉज इन द सेंटेंस। द बॉय whom you see bowling is my cousin. ओके, एडजेक्टिव क्लॉज बताइए। whom you see bowling is my cousin, the boy whom you see bowling, ये सारा आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 is in front of you. एडजेक्टिव क्लॉज, अब यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो हमें नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में। ओके, नाउन क्या है यहाँ पर, नाउन हमारा द बॉय है, ये मेरा नाउन है। तो whom you see bowling, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए, ए इज माय करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर था, जो मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए सॉल्व किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये 22 मई 2023 को आया है। ओके, अगर आप ध्यान से पेपर को देखें ना, तो इनके जो क्वेश्चंस की डिजाइनिंग है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कि एक सेंटेंस दे दिया, जैसे इससे पहले वाला अगर आप ध्यान से देखें कि आपको सेंटेंस दे दिया और बोला बताओ इसमें इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कहाँ पर छिपा हुआ है। अभी तक हम क्या देखते थे, ईडीएम दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया, ईडीएम को सेंटेंस में दे दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया, ईडीएम्स की मैचिंग करा दी। तो क्वेश्चंस को बहुत ही राउंड अबाउट वे वगैरह में भी पूछा जा रहा है, जिसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करने की बहुत ही जरूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, all the best, keep watching, keep practicing, keep subscribing and keep sharing it with your friends. Bye bye.